देखिए आज का अपना टॉपिक जिस वर्ड्स पोजीशन ऑफ वर्ड्स की जब बात करते हम देखें तो सबसे ऑडियो पहले एंड वीडियो लैग कर रहा है। 3D वगैरह हमने पहले वीडियो लैग ऑडियो लैग कर रहा है। मैं हाँ, ऑडियो मतलब सर जब आप लिख रहे हैं ना तो जैसे पोजीशन है तो वो आपके अब आपका फेस म्यूट हो जाता है एंड वो आगे बढ़ता नहीं है वहीं का वहीं। ओके। अभी अभी आवाज जा रही है सही? यस सर। तो देखिए यहाँ पोजीशन ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं तो दो टाइप के वर्ड्स हमने पढ़ाया है आपको, टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात कर रहे हैं। दिव्यम, स्टैंजिन। तो देखिए एक चीज तो क्लियर है कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होता है, जो 4 एटम से सराउंडेड हो उनमें जो वर्ड बने उनको टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। तो बेसिकली टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये आपके बॉडी डायगोनल में होता है। ठीक है, किसमें होता है? बॉडी डायगोनल में। वो भी एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, एक क्यूब बना रहे हैं हम लोग। दिव्यम, यस सर। तो देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास, ये यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल बना रहा हूँ मैं, इस कोने से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ठीक है, अब इसमें देखिए अपने पास क्या आएगा, एक फेस यहाँ पे होगा, फेस एटम पे। ठीक है, एक यहाँ पे होगा और इस एक बॉडी सेंटर पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 एटम दिख रहे होंगे। ठीक है, एक ये कॉर्नर वाला, एक ये, और एक ये, और एक ये। इनके वजह से जो वर्ड्स बनता है, चूंकि 4 एटम से सराउंडेड जो वर्ड्स बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो वैसे ही आप इधर भी देखेंगे तो एक एटम यहाँ, एक एटम इस फेस पे, एक एटम इस फेस पे। तो इससे भी रिलेटेड, इससे भी करेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी एक वर्ड्स बनेगा। ठीक है, एक वर्ड्स बनेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जब हम इस बॉडी डायगोनल को मैं बाहर लिखता हूँ, ऐसे बना देता हूं, तो ये दोनों कॉर्नर के एटम्स हैं। किसके एटम्स हैं? कॉर्नर के एटम्स है। इसके वजह से एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ होगा, इसके वजह से एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स यहाँ होगा, और बॉडी सेंटर वाला एटम यहाँ पे होगा। बात समझ रहे हैं आप? बॉडी सेंटर पे तो एक एटम होगा ही यहाँ पे। ठीक है, और इसके वजह से जो वर्ड्स बनेगा 1 2 3 4, उसे क्या कहेंगे हम? टेट्राहेड्रल वर्ड। सिमिलरली 1 2 3 4 एटम की वजह से जो वर्ड्स बनेगा उसको टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहेंगे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होता है आपका √3a। ये बात समझ में आया कि नहीं? √3a कैसे हुआ पता है आपको दिव्यम? नहीं साहब एक बार बता दीजिए। देखिए यहाँ पे अपने पास बहुत आसान है, यहाँ पे वही आपका पाइथागोरस थ्योरम वाला लगेगा, लेकिन यहाँ 3D है तो उसमें जो लगता है उसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जस्ट सपोज कि अपने पास क्या है, इस इसे कहते हैं बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पे अब देखिए अपने पास क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लेंथ चूंकि क्यूब है तो ए होगा, ये वाला लेंथ भी क्या होगा? ए होगा, और ये वाला लेंथ भी क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ पे हम जस्ट सपोज कर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये वाला डायगोनल एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3a², विच मीन्स डायगोनल का जो लेंथ है √3a हो गया कि नहीं? दिव्यम, यस सर। √3 ये समझ में आया? अब देखिए चूंकि ये बॉडी सेंटर है, कौन सा? ये आपका बॉडी सेंटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका आधा होगा, तो √3a हो जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ओके सर।
अब यहाँ देखिए, ये टेट्राहेड्रल और ये बॉडी सेंटर के बीच का जो होता है, ये टेट्राहेड्रल जो होता है टी, ठीक है, ये एकदम बाइसेक्शन होता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला डिस्टेंस जो कितना हो जाएगा, ए बाई सर फोर हो जाएगा। आपका वॉइस फिर सिमिलरली ये से वाला भी आता है। कितना होगा, √3a/4। दिव्यम, एक मिनट। दिव्यम, ये समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो टेट्रा बॉडी सेंटर है और कॉर्नर का बीच का डिस्टेंस 3a/2 कैसे हुआ? यस सर। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3a/2, वैसे ही आपका जो ये वाला डिस्टेंस होता है ना, इसका आधा होता है √3a/2 का, तो ये कितना हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी कितना होगा, √3a/4 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कितना होगा, √3a/4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी कितना होगा, √3a/4 हो जाएगा। जब पूरे का सम करिएगा आप तो √3a दे देगा। ओके दिव्यम। ओके सर। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये पता चल गया आपको कि एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है। तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है, दोनों टेट्राहेड्रल के बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक कॉर्नर हो गया, ये एक कॉर्नर हो गया, ठीक है, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स टी यहाँ आ गया, टेट्राहेड्रल वर्ड्स टी यहाँ आ गया, ठीक है, इसके बीचों बीच आपका आ जाएगा बॉडी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3a/4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3a/4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3a/4, सिमिलरली ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3a/2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3a/2। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो दोनों टेट्राहेड्रल के बीच का डिस्टेंस √3a/2 होगा, क्योंकि ये वाला √3a/4 है, √3a/4 है, दोनों को ऐड करेंगे √3a/2 होगा। तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है। सबसे पहला सवाल कि एक बॉडी डायगोनल में कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं, तो दो। दोनों टेट्राहेड्रल वर्ड्स के डिस्टेंस कितने होते हैं, तो √3a/2। या टेट्राहेड्रल और बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, √3a/4। बॉडी सेंटर और कॉर्नर वाले एटम का डिस्टेंस कितना होता है, √3a/2। समझ रहे हैं आप? यस सर। ठीक, इसे लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। स्टैंजिन, स्टैंजिन है नहीं? यस सर, हो गया। चलिए, तो देखिए एक बॉडी डायगोनल पे, ठीक है, वन बॉडी डायगोनल पे अपने को मिलता है टू टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। टोटल बॉडी डायगोनल कितना होता है, एक अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बॉडी डायगोनल इन अ क्यूब, टोटल बॉडी डायगोनल कितना होगा? दिव्यम, एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होंगे? सर 4। 4। तो टोटल ए इन अ क्यूब, ठीक है, इन अ क्यूब यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 बॉडी डायगोनल,
तो यहाँ पे आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा कि नहीं? यस सर। बस इसे लिख लीजिए। यस सर। अब देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात हो गई, तो अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता कैसे है। जब 6 एटम से सराउंडेड बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है, वॉइड्स होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? ठीक है, तो सबसे पहला बॉडी सेंटर पे एग्जिस्ट करता है, और दूसरी चीज एज सेंटर पे, एज सेंटर पॉइंट पे, एज सेंटर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा। बॉडी सेंटर की जब बात होती है, ठीक है, तो बॉडी सेंटर वाला बहुत ही आसान है समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉडी सेंटर की जब बात होगी तो मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाऊंगा, और क्यूब में यहाँ पे देखिए एक एटम जो होगा इस फेस पे होगा, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक अंदर वाले फेस पे, एक बाहर वाले फेस पे। ठीक है, टोटल कितने हो गए? ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा एक अपर, ठीक है, नीचे वाला लोअर, ठीक ठीक है, ये राइट, और ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, और ये इनसाइड जो बैक साइड में है, और ये जो होगा आपके पास फ्रंट साइड में। ठीक है, तो टोटल 6 एटम्स हो गए जो फेस पे एटम होंगे। ठीक है, टोटल 6 फेसेज है, तो 6 एटम्स हो गए कि नहीं? यस सर। अब बॉडी सेंटर में एक एटम होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही दिखाया जा रहा है कि जब 6 एटम से घिरे हुए सराउंडेड एटम से आपका जो वॉइड्स बनेगा उसको क्या कहते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा। तो ड्यू टू बॉडी सेंटर एक टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। कितना होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा ड्यू टू बॉडी सेंटर। अब चेक करेंगे एज सेंटर पे। ठीक है, तो देखिए इसे लिख लीजिए पहले, फिर आगे एज सेंटर वाला बताता हूँ मैं। हो गया? 7 सेकंड। यस सर। अब देखिए एज सेंटर की वजह से देखते हैं। ठीक है, एज सेंटर पॉइंट बी जो पार्ट था आपका, किसकी वजह से? एज सेंटर पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो ये एज लेंथ की बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, ये आपका एक क्यूब बन गया। अब ये जब क्यूब बन गया अपने पास, तो देखिए यहाँ पे एक, जस्ट सपोज एज सेंटर पे भी क्या होगा? एक एटम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली एटम नहीं, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या होगा कि जो वर्ड्स होगा, एक इसके ऊपर क्यूब होगा उसके वजह से भी एक एटम होगा। ठीक है, एक ये वाला एटम की वजह से, और एक ये वाला एटम की वजह से। ठीक है, इसके नीचे वाला जो फेस होगा उस पे भी एटम्स होगा, इसके साइड में, बैक साइड में जो एटम मतलब क्यूब होगा उसमें भी एक एटम होगा, और इसके फ्रंट, ठीक है, बेसिकली फ्रंट वाला मतलब बाहर आ जाएगा, इसी की बात कर रहे हैं।
इसी फेस की वजह से जो एटम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वर्ड्स बनेगा 6 एटम से सराउंडेड है कि नहीं, इसके ऊपर वाला जो क्यूब होगा उसकी बात कर रहा है, इसके बैक में जो क्यूब होगा उसकी बात कर रहा है, ये हो गया, ये हो गया, और इसकी बात कर रहा है, और इसके डाउन वाले, ठीक है, समझ रहे हैं आप। एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए। देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स बनेगा बेसिकली वो एज सेंटर, वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 6 एटम से सराउंडेड होगा, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम, समझ में आया? एक यहाँ पे यस जो सर। फेस होगा इसका एटम, और एक इसके ऊपर जो क्यूब होगा उसका फेस होगा इसका एटम, समझ गए आप? 4 हो गया। यस सर। यस अब सर। इसके एक बैक में जो होगा, इसके पीछे जो होगा, एक क्या होगा, क्यूब होगा, तो उसका जो ऐसे निकला होगा जो फेस, उसके वजह से एटम होगा, 5 हो गया। और एक ये वाला फेस होगा, 6 हो गया कि नहीं? सब, और फिर जो फोर्थ वाला है एंड जो सिक्स्थ वाला है वो तो सेम ही साइड ऑफ द क्यूब पर आ गए ना। कौन सा फोर्थ और फिफ्थ वाला? ये वाला? सर जैसे आपने मेरे को जब वर्टिकल बताया, आपने कहा एक ऊपर का होगा एक नीचे का होगा, राइट? हाँ एक नीचे वाले फेस का होगा। एंड जब एग्जैक्टली फिफ्थ सिक्स बताया तो एक बैकवर्ड क्यूब का हो गया, एक फॉरवर्ड क्यूब का, मतलब जो फ्रंट ये लाइन वाला, क्यूब है, ये वाला है, फ्रंट लाइन ये वाला स्क्वायर क्यूब। वाला। हाँ हाँ, अच्छा, ओके ओके। ये वाला क्यूब है, इसका एक फेस का होगा, एक बैकवर्ड क्यूब में जो होगा वहां पे एक होगा। तो दो ये हो गए, लेफ्ट राइट तो समझ में आ गया, अपर लोअर भी समझ में आ गया होगा अब। 6। यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स होगा बेसिकली, ऐसे टोटल 12 केसेस होंगे, होंगे कि नहीं? क्योंकि 12 एज लेंथ होता है, यस सर। और हर एक का कंट्रीब्यूशन यहाँ 1/4 होगा। अब ये 1/4 कैसे होगा, ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, ये 12 समझ में आ गया, 12 एज लेंथ है। यस सर। अब देखिए ये 1/4 कंट्रीब्यूशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स होगा, वर्ड्स छोड़िए, यहाँ पे एटम होगा, ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? तो इसके बगल वाला जो क्यूब होगा उसमें भी कुछ पार्ट होगा, इसके ऊपर जस्ट क्यूब होगा उसमें भी कुछ पार्ट होगा, इसमें भी कुछ पार्ट होगा, और इसके जस्ट ऊपर जो क्यूब होगा उसमें भी पार्ट होगा। तो 4 क्यूब में डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये? यस सर। तो ये 1/4 का कंट्रीब्यूशन देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आएगा बेसिकली, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बात करें, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो एक बॉडी सेंटर में था और ए 3, ये एज सेंटर की वजह से, तो कितना हो जाएगा, 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो है वो 4 है, और जबकि टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात करें तो वो होता है आपका 8, ठीक है। तो दोनों का हम जब रेशियो लेते हैं ना, तो ऐसे लिख देते हैं हम सीधे सीधे, 2n/n लिख देते हैं ऐसे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सर बट वो तो 1:2 होगा ना, रेशियो अगर हाँ वन, देखें। अगर आप ऑक्टाहेड्रल इज टू टेट्राहेड्रल करेंगे तो n/1:2 लिख सकते हैं, 4/8। समझ गए आप? Yes, sir. चलिए, अब देखिए एक छोटा सा वो लिख देता हूँ मैं, यूनिट सेल, SCC, FCC, Excuse me, sir. BCC। यस सर आप एक स्लाइड पीछे जा सकते हैं, मैंने लिखा नहीं। यस यस, व्हाई नॉट। हो गया। 1 second, sir, please. Yes, sir. तो अब देखिए अपने पास क्या आ रहा है, यूनिट सेल, रैंक, ठीक है, ये एक समरी टाइप बना रहा हूँ जिसको आप
शॉर्ट नोट्स बनाते हैं आप? अभी आप चूंकि 12th क्लास में आ गए हैं तो यू शुड मेक सम शॉर्ट नोट्स, जिसको एक बार आप देखे आपने खुद से लिखा हुआ शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट होता है। कभी भी ये मत सोचिएगा इधर उधर से फॉर्मूला देख ले, फॉर्मूला का बुक आ जाए। जो चीजें अपने से लिखी हुई होती है दिव्यम वो बेस्ट होती है। ठीक है, तो अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे ये मैं लिखवा रहा हूँ यूनिट सेल, एससीसी, एससीसी का रैंक जो है वो कितना होता है बताइए जरा। दिव्यम, यस सर। रैंक कितना होगा? 1 हो जाएगा। ये आर इज इक्वल टू कितना होता है? A/2 होता है। रैंक एफसीसी का 4 होता है। यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A/2√2 होगा। बीसीसी का रैंक देखे तो 2 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? √3A/4 हो जाएगा। ये रिलेशन है। पैकिंग फ्रैक्शन देखे तो इसमें कितना हो जाएगा? 52% होगा। इसमें देखे तो 74% होगा। इसमें देखे तो 68% होगा। वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स यहाँ 48% होगा। ये कितना होगा? 26% होगा। और ये कितना हो जाएगा? 32%। तो यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट सेल, रैंक, रिलेशन, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग वर्ड और वर्ड्स सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। हो गया? सर 1 सेकंड। ओके, टेक योर टाइम, आराम से लिखिए। यस सर, हो गया। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं हम लोग। बहुत आसान सवाल है। A solid is formed by crystallization of X and Y elements if X occupies corners of cube and Y occupies face center of cube, then find molecular formula
ये सवाल हो जाएगा दिव्यम आपसे? सर फॉर्मूला एक्स वाई है। यस, वेरी गुड आंसर। नहीं, एक्स वाई नहीं, एक्स वाई 3 है। चलिए इधर देखिए, एक्स ऑक्यूपाइज कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो हमें पता है कि अगर कॉर्नर पे एक्स है, एक्स कहाँ है, कॉर्नर पे है, तो इसका जो होगा 8 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू 1 एटम। ठीक है। और वाई जो है, क्योंकि कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 का, और 8 कॉर्नर्स है, और वाई जो है वो फेस पे है। ठीक है। और फेस टोटल कितना होता है 6, और वहां पे कितना होता है 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 3 आ गया, 3 एटम्स। अब यहाँ पे x/y लेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1:3। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, xy3 आएगा कि नहीं? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। एक सेकेंड सर। ओके, सॉरी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है। अभी टेस्ट में आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल मिलेंगे ऐसे। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ solid if x occupies corner of cube and y occupies edge center of cube, एज सेंटर ऑफ क्यूब। तो इसका सवाल करिए। हाँ।
सर ये वाला प्लीज आप बता देंगे। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, एक बात बताइए, एक्स कहाँ ऑक्यूपाई हो रहा है? कॉर्नर पे हो रहा है कि नहीं दिव्यम? एक्स जो है आपका कॉर्नर पे हो रहा है। ठीक है, टोटल कॉर्नर इन अ क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो यहाँ पे एक्स जो होगा एक एटम होगा। वहीं पे एज सेंटर की बात हो रही है, तो जब सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे पढ़ाया था, एज सेंटर भी पढ़ाया था, फेज सेंटर भी पढ़ाया था, जो सेंटर्ड यूनिट सेल थे 3 टाइप का पढ़ाया था मैंने, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी। ठीक है, तो एज सेंटर में मतलब क्या बताया था मैं आपको कि 2 अपोजिट फेसेस। तो वाई जो है बेसिकली ये क्या है? एज सेंटर पे है। और एज सेंटर का मतलब मैंने बताया था 2 अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस, 2 फेस ले लिया और हर एक फेस का 1/2 का कंट्रीब्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा? 1 एटम। तो रेशियो लेंगे, यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा कि नहीं? यस सर। बस हो गया। आपके पापा केमिस्ट्री से क्या किए हैं दिव्यम? नहीं सर, केमिस्ट्री उनका बैकग्राउंड नहीं है, उनका बैकग्राउंड फिजिक्स है, बट मेरी वो केमिस्ट्री में हेल्प करते। अच्छा, वेरी गुड। मतलब बैकग्राउंड फिजिक्स प्रोफेसर है। नहीं सर, बस उन्होंने वहाँ से स्टडीज की हुई, एमएससी किया था वहाँ से, अभी तो उनकी गवर्नमेंट जॉब। ओके ओके, दैट्स नाइस। हो गया। यस सर। अब देखिए अपने पास एक टॉपिक आता है रेडियस रेशियो। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जब रेडियस रेशियो की, तो देखिए रेडियस रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, पहला पॉइंट जो होता है कि रेडियस रेशियो ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, ये ध्यान में रखना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, जिंक, ठीक है, ZNO वगैरह भी हो गया, ठीक है, CaF2 ले लेते हैं। ये सारे के सारे अपने पास क्या हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड हो जाएंगे। और रेडियस रेशियो जो होता है ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, इस पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली रेडियस रेशियो जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड अनायन। तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा, RR लिख देते हैं, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। समझ रहे हैं आप? ठीक है, थर्ड पॉइंट कि अगर अपने पास क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज करेंगे, जस्ट हियर इट आउट दिव्यम, कि रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज करेंगे तो रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा कि नहीं दिव्यम? सर आप एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे, मेरे ओके, डिस्कनेक्ट कर गया था।
रेडियस रेशियो में क्या होता है आपका, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक NaCl, KCl, CF2 वगैरह जो आयनिक कंपाउंड होता है उसी के लिए क्या होता है, रेडियस रेशियो। दूसरा, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है। तो अगर रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज करेंगे तो आपका रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा कि नहीं। यस सर। लेकिन एक चीज हमें पता है कि जो अनायन का साइज होता है, हमने क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, अनायन का साइज इज ग्रेटर देन कैटायन का साइज, होगा कि नहीं। यस सर। जनरली ऐसा होता है, तो इस पॉइंट को भी लिख देता हूं मैं, रेडियस ऑफ अनायन जो होगा ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन होता है, ठीक है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इस पे फोकस करिए आप, कि जो रेडियस रेशियो होता है, रेडियस रेशियो, ठीक है, RR अगर हाई होगा, मतलब ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई। अब इसका क्या मतलब है इज हाई, इसका क्या मतलब है, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे जस्ट सपोज अगर रेडियस रेशियो आपका ग्रेटर है, रेडियस रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। रेडियस रेशियो ग्रेटर है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा है, और रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ना वो बेसिकली हाई होगा, ठीक है। ये सिक्स्थ पॉइंट में करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अब समझा रहा हूं इसको, पॉइंट है क्या। जस्ट सपोज कि अपने पास जो कैटायन है वो बहुत छोटा है, इतना सा है अपने पास कैटायन, ठीक है। तो जो अनायन इससे सराउंडेड होंगे वो इतना होंगे, होंगे कि नहीं। ये सारे नेगेटिव हैं और ये सारे क्या है, पॉजिटिव है। बीच वाला क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। इसको मिटा के मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। बीच वाला क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, कैटायन है, ठीक है। इनकेस आपने कैटायन का साइज इंक्रीज कर दिया, जब आपने कैटायन का साइज इंक्रीज किया तो अनायन जो होंगे आसपास में, वेट अ मिनट, अनायन जो होंगे, इस बात को अच्छे से समझिएगा, अनायन जो होंगे आसपास में, ये अनायन को कैटायन क्यों बना दिया, अनायन जो होंगे आसपास में, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, नंबर ऑफ अनायन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ अनायन इंक्रीज कर रहा है यस कि सर। नहीं। यस तो सर। एक बात पूछा जाए अगर आपसे कि कैटायन छोटा है, उस पे इतने सारे अनायन, 3 अनायन, जब कैटायन बड़ा हुआ तो अनायन बहुत ज्यादा आ गए, यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ डिक्रीज कर जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी आपकी तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज उसको ज्यादा घिरे हुए हैं, तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर के टर्म में अगर हम लिखना चाहें, तो अगर कैटायन के आसपास ज्यादा एटम्स आ जाएंगे जो उसे टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा कि नहीं। यस सर। तो जितना ज्यादा अनायन सराउंड करेंगे ना उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितना ज्यादा अनायन सराउंड कर रहे हैं यानी उतना ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कह सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 6 है। तो जिसमें जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है रेडियस रेशियो के हिसाब से। समझ रहे हैं आप। यस सर। तो इस वजह से यहाँ लिखा गया है कि रेडियस रेशियो हाई होता है, यानी रेडियस ऑफ कैटायन हाई होगा तभी तो रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा, ये अगर बढ़ाएंगे तभी तो रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा। जी सर। और स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई, ठीक है। स्टेबल जब रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ अनायंस जो होंगे आसपास ज्यादा होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसको इस टर्म में लिख दिया हूं मैं, फिफ्थ पॉइंट को भी इस टर्म में लिखा हूं कि रेडियस रेशियो इंक्रीज किया, इसका मतलब रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज कर गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो गया।
हो गया? तो बस एक सेकंड। हेलो। हाँ, आपने लिख लिया था? नहीं सर, लिख रहा था। दिव्यम, आपने लिख लिया था क्या? सर लिख रहा ओके। था। कहाँ तक लिखा था आपने, देखिए जरा। सर मैंने 3 पॉइंट्स लिख लिए थे उसके। अच्छा, चलिए फोर्थ पॉइंट लिखाता हूँ मैं। रेडियस ऑफ अनायन ग्रेटर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा अपने पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस। सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है, कुछ क्लियर हाई। नहीं है। एक मिनट मैं, हाँ अब सही है। एक मिनट। नो सर। नो दिव्यम। सर। नो सर, अभी भी लैग कर रही है। ऑडिबल? दिव्यम। दिव्यम। यस सर। एम आई ऑडिबल नाउ? सर लैग कर रही है, आवाज आ रही है बट बहुत लैग कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जो आपने पॉइंट समझाया वो बिल्कुल समझ नहीं है। अभी मैंने कुछ, बस दिव्यम दिव्यम कह रहा हूँ। अभी रुक जाइए। दिव्यम।
Yes, sir. Am I audible now? Yes, sir. तो आज भर बस आज परेशानी है, नेक्स्ट क्लास से ऐसा परेशानी नहीं होगा क्योंकि यहाँ वाईफाई से इससे काम नहीं कर रहा। ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स लिख लिया आपने? Yes, sir. चलिए, तो ये समझ में आ गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके। assumptions regarding radius, मैथ सही है पूरा, ठीक है। कुछ एजम्पशन है जिसको ध्यान में रखना है, इसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, केटायन एंड अनायन assumed to be spherical in shape and must be touching each other। केटायन एंड अनायन जो है स्फेरिकल लेना है और एक दूसरे को टच करने चाहिए, मस्ट बी टचिंग ईच अदर। दूसरा पॉइंट, जो अनायन है आपका, अनायन जनरली will not touch to other anion। दूसरे अनायन को एक अनायन दूसरा अनायन टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है दो सेम चार्ज होंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। थर्ड, केटायन मस्ट सराउंडेड बाय। बट सर देन वो हमारा assumption कैसे हुआ? वो तो एक फैक्ट है ना कि वो करेगा, वो एक assumption थोड़ी हुआ। आपकी भी आवाज लैग कर रही है, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। जी दिव्यम। सर नाउ एम आई ऑडिबल? यस यस। सर मैं कह रहा था, जैसे आपने मेरे को ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि हमने अज्यूम किया है कि अनायन एक विल मिनट दिव्यम, जनरेट। एक मिनट, होल्ड ऑन प्लीज। दिव्यम, यस सर। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था जो सेकंड पॉइंट आपने बताया सर, वो तो एक जी फैक्ट है ना, वो तो कोई हाँ, assumption थोड़ी है। फैक्ट है। हाँ तो इसको बस ले लेते हैं, मतलब जनरली क्या करते हैं लोग, टच करा देते हैं, लेकिन ये टच नहीं होना चाहिए। फैक्ट तो है ही कि अनायन अनायन से टच नहीं करेगा। हो गया? सर 1 सेकंड सर। ओके। यस सर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो केटायन होता है वो साइज में छोटा होता है, तो वर्ड्स को इजीली ले लेता है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि केटायन को क्या करते हैं, अनायन को फिक्स रखते हैं और केटायन को वैरी कराते हैं, ठीक है। अनायन को फिक्स करते हैं और केटायन को वैरी कराते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात, रेडियस रेशियो डिक्रीज करेंगे हम लोग तो स्टेबिलिटी जो होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा,
और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, रेडियस रेशियो डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं आप? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर देखिए अपने पास एक सर ये भी एक assumption है, ये नया नहीं, एजम्पशन नहीं है, ये पॉइंट है, एजम्पशन नहीं है। ये तो अंडरस्टूड है, जैसे रेडियस रेशियो इंक्रीज कराया था, स्टेबिलिटी इंक्रीज कराया था और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कराया था, वैसे ही है ये। ठीक है दिव्यम। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है अपने पास कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज मैंने रख दिया, ये नेगेटिव चार्ज रख दिया मैंने, और ये नेगेटिव चार्ज रख दिया मैंने। ठीक है, तो और अगर इससे भी छोटा मैं केटायन ले लूं तो अपने पास जो है ना एक ऐसे बनेगा। ठीक है, इससे छोटा अगर मैं लेता हूं तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ये ऑलमोस्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लीनियर कहेंगे। अगर कहीं और रखने जाते हैं ना इधर तो ये टच होने लगता है, इसलिए हम इसे रखेंगे नहीं। ठीक है, इसको लीनियर कहेंगे। और ये जो होगा वो ये ट्राइंगुलर होगा। क्या होगा, ये ट्राइंगुलर होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही सब, जैसे मान लीजिए दो एटम से गिरा है तो लीनियर है तो इसका रेडियस रेशियो क्या होगा, ट्राइंगुलर है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल है तो चार एटम से घिरा हुआ है तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है तो क्या होगा, बीसीसी है तो उसका रेडियस रेशियो क्या होगा। तो इसका रेंज होता है बेसिकली, उसी को निकालना है हमें। समझ रहे हैं आप? ओके सर। तो देखिए सबसे पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा और इसी पे हम लोग देखेंगे, बाकी सब हम लोग लिखेंगे कि कैसे हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ये यहाँ पे पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे ये तो टच कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो टच कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव टच, नेगेटिव नेगेटिव टच नहीं कर सकता, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव तो टच कर सकता है ना दिव्यम? यस सर। अब देखिए ये केटायन है, इसके लिए जो रेडियस है ना वो छोटा वाला आर ले रहा हूं, और जो अनायन है इसका रेडियस, सारे के सारे क्या है, नेगेटिव आयन है, एक जैसा है, तो सारे अनायन का जो रेडियस होगा वो सेम होगा। होगा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस ले लेता हूँ। ये देखिए ये थोड़ा दूर दूर बनाया हूं मैं, एक्चुअल में क्या होगा ना कि ये ऑलमोस्ट अबाउट टू टच होंगे। ठीक है, अबाउट टू टच होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, ये ऑलमोस्ट ये टच करेगा और ये अबाउट टू टच होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, ऐसे बनाना थोड़ा आसान नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना, तो ये ऐसे कर देता हूँ मैं, इसको मतलब अबाउट टू टच है, और ऐसे कर देता हूँ मैं। समझ गए आप? ये सारे के सारे बराबर हैं, ऊपर नीचे दिख रहा होगा थोड़ा सा, वो इम्परफेक्शन इन ड्राइंग है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक केटायन है, ध्यान से देखिएगा। अब केटायन का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ केटायन को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल आर, एंड आर ऑफ अनायन जो है उसको मैंने मान लिया कैपिटल आर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, एक ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बन जाता है बार बार, एक काम करिए इसको हटाइए, इसके ऊपर बनाता हूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अब सीधा हो जाएगा मेरे लिए, राइट ही हूँ मैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपका एक केटायन है। समझ रहे हैं आप यस दिव्यम? सर। सर अब मतलब देखिए, हाँ मतलब सर तीन जो हमने सर्कल्स लिए वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर सेम चार्जेस के नेगेटिव हैं है, ये नेगेटिव है सारे, ये अनायन है। तो वो ठीक है, टच ये करेंगे अबाउट एक टू टच दूसरे है। को। हाँ आटा मतलब ये समझाने के लिए, ये अबाउट टू टच है, मतलब बहुत कम स्पेस रहेगा। ठीक है, एंड क्योंकि सर ये वही चाहेगा स्पेस हमारा वॉइड होगा ना, वही स्पेस जो हाँ, छोटा सा ये स्पेस। ये वाला वॉइड्स होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में ना अबाउट टू टच होगा। ठीक ओके है, सर। एक्चुअल में ये एटम क्या चाहेगा कि आसपास ज्यादा से ज्यादा अनायन हो ताकि ये स्टेबल हो। ठीक है, और उसी टाइम ये अनायन क्या चाहेंगे कि हम अनायन से दूर रहें। समझ रहे हैं? तो ये यस सर। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसके सेंटर से, किसके सेंटर से, केटायन के सेंटर से ये वाला डिस्टेंस देखें तो अनायन का रेडियस आर और केटायन का रेडियस आर के बराबर होगा कि नहीं। देखिए जाहिर सी बात है, एक केटायन यहाँ है और इसी से टच मेरा एक अनायन है,
तो इसके डिस्टेंस लूंगा मैं सेंटर से इसके डिस्टेंस सेंटर तक, तो r प्लस आर होगा कि नहीं दिव्यम? यस सर। होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके वाले जो डिस्टेंस है ना, इसको मैंने सीधा सीधा ऐसे परपेंडिकुलर ले लिया। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ये r हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे है ना, ये ऑलमोस्ट ऐसे है, तो यहाँ से यहाँ तक लूंगा तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये r हो जाएगा कि नहीं, या फिर यही ले लीजिए ये r हो जाएगा कि नहीं। यस सर। नीचे वाला, बेसिकली नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले की नहीं। अरे ये तो पूरा यही गया, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको मैंने r कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब सर जो इस गैप है दोनों के बीच का। हाँ ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ओके वाला सर। तो आ रही होगा ना। अब मैंने यस सर। इसको क्या किया ना, देखिए ये चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, यस सर। इसके ये वाला पार्ट जो है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बाहर निकाल रहा हूं मैं। बाहर निकाला, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और ये वाला एंगल जो होगा ये कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा। हमने ये राइट यस एंगल सर। ट्राइंगल निकाला है। ठीक है, अब देखिए ये वाला आर है और ये आर प्लस आर है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस जो है वो कितना है? आर है, और ये कितना है? आर प्लस आर है कि नहीं यस दिव्यम? सर। अब देखिए बस इसे सॉल्व करना है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, ठीक है, √3/2 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3r प्लस √3r इज इक्वल टू 2r। यही होगा ना? यस सर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और किधर किधर घुमा सकते हैं इसको? एक काम करते हैं हम लोग, इसको कुछ कर सकते हैं इसमें, इसको इस साइड लेके जाता हूं, यानी 2r माइनस √3r ऐसे लिख सकते हैं। इसको इधर ले गया और इसको यहीं छोड़ दिया, √3r। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है? r कॉमन आएगा तो 2 माइनस √3 इज इक्वल टू √3r। यही होगा ना? यस सर। अब बस इसे सॉल्व कर रहे हैं कि r इज इक्वल टू r अपॉन √3 इंटू 2 माइनस √3। इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया √3 को। ठीक है दिव्यम? यस सर। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्या? मैथ्स देखिए जरा। r इज इक्वल टू, 1 मिनट रुक जाइएगा, 2 अपॉन √3 आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए जरा। यहाँ पे हमने क्या लाया था? हमने लाया था b √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? r है, r अपॉन r प्लस आर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो r इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा? √3 इंटू आर प्लस आर होगा, और यहाँ तो 2 रहेगा ही रहेगा, सॉरी 2r होगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वही चीज है। अब बस मैथ्स में सॉल्व करिए, √3r, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो 2r माइनस √3r इज इक्वल टू √3r। तो यहाँ पे r कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 इज इक्वल टू √3r। ये जो छोटा वाला r है रेडियस ऑफ कैटायन है, और जो बड़ा वाला है वो रेडियस ऑफ अनायन है। ठीक है, तो मैं ये कर दिया कि रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, यही तो रेडियस रेशियो होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको इधर डिवाइड कर दी जाए, इसको इधर डिवाइड कर दिया तो 2 माइनस √3 अपॉन √3 हो जाएगा। अब रेडियस रेशियो जो है r/r इज इक्वल टू, देखिए ये 2 अपॉन √3
-1 हो जाएगा √3/√3। और यहाँ पे रेडियस रेशियो का जो वैल्यू आएगा R/R, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.155। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आप एक स्लाइड पीछे चले जाएंगे प्लीज। यस। यस सर, हो गई। हो गया। तो ये हो जाता है आपका रेडियस रेशियो किसके लिए? ट्राइंगुलर के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही अब हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब ये ट्राइंगुलर, लीनियर, इनका रेंज लिखेंगे। ठीक है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इन सब का लिखेंगे। हो गया दिव्यम? यस सर। यस सर। ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने जितना किया है उनके रेडियस रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अनायन टू केटायन, अनायन टू केटायन। ठीक है। ये RR रेडियस रेशियो रेंज। नाम लिखते जा रहे हैं। यहाँ लीनियर है तो लीनियर का जो होता है रेडियस रेशियो रेंज, वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। और वो जाता है लेस देन 0.155, जो हमने निकाला है। ठीक है। हमने निकाला किसका है? ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर का। ठीक है। ये स्टार्ट होता है आपका 0.155 लेस देन इक्वल टू रेडियस रेशियो। ठीक है। ये यहाँ से 0.225 तक, 0.225 तक। ठीक है। ट्राइंगुलर के बाद आ जाता है आपके पास टेट्राहेड्रल। ठीक है। टेट्राहेड्रल की जब बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है 0.225 के बराबर या उससे बड़ा, और लेस देन इक्वल टू 0.416, 414, सॉरी 414। उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल की जब बात करते हैं तो ये शुरू होता है आपका 0.414 लेस देन इक्वल टू रेडियस रेंज। ठीक है। और ये लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.414, और लेस देन होता है आपका 0.732, 0.732। उसके बाद आ जाता है आपका BCC, बॉडी सेंटर वाला। वो शुरू होता है 0.732 लेस देन इक्वल टू रेडियस रेशियो। ठीक है। ये लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.732, और लेस देन आ जाएगा 1। इससे लिख लीजिए।
वैल्यूज हमें इन्हें डिराइव करने को नहीं आती एग्जाम में कि डिराइव की वही मैं आज आपको होमवर्क देने वाला हूँ कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वाला है, टेट्राहेड्रल वाला और ऑक्टाहेड्रल वाला, ये दोनों डिराइव करके लाना है नेक्स्ट क्लास में आपको। ये आ जाता है डिराइव करने को, एनसीईआरटी में भी सवाल पूछा हुआ है, ये डिराइव करके लाना है आपको। और आपका होम असाइनमेंट ये भी है कि सॉलिड स्टेट में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको इंटेक्स्ट के सारे सवाल और एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स जो दे रखा है वो सारे करके आना है सॉलिड स्टेट का। ठीक है दिव्यम? ओके, ओके सर। ये लिख लिया आपने? एक सेकंड सर। ओके, टेक योर टाइम। यस सर, हो गया। तो देखिए ये दोनों का आपको करना है, और ये देखिए आज से जब भी क्लास होगी अपनी तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपके लिए, ठीक है? वैसे तो मैं याद दिलाऊंगा ही कि सबसे पहले आप इंटेक्स्ट जितने भी सवाल जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं उनके इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए, और उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास से मैं आपको टिक करवा दूंगा एनसीईआरटी कौन सा एनसीईआरटी करना है, मैं भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। प्लस नीट के प्रीवियस ईयर्स के सवाल तो मैं क्लास में कराता ही हूँ आपको, ठीक है? तो दोनों तीनों चीजें साथ में लेके चलेंगे, असाइनमेंट जो मिलेगा वो भी करना है, ये भी करना है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो टॉपिक वाइज करेंगे तो इजीली हो जाएगा, एक बार में हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।